एक कुएं के किनारे राजकुमारी माया और रघु खड़े हुए होते हैं। रघु के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। रघु, ये क्या कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारा मकसद पूरा होते ही तुम मुझसे शादी करोगे। प्यार? अरे तुमसे कौन प्यार करेगा? तुम तो अपने अपनों की भी नहीं हो पाई, तो मेरी क्या होगी? तुमसे शादी करना मतलब आस्तीन का सांप पालना है। ये सब तुम क्या कह रहे हो रघु? मैंने जो कुछ भी किया ये सब कुछ तुम्हारे कहने पर ही तो किया था, और अब इस तरह तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो रघु। हाँ, तो अब मेरे ही कहने पर तुम मौत के घाट भी उतरोगी, क्योंकि अब वो होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। क्या? ये तुम? नहीं रघु, नहीं नहीं। तभी रघु माया को एक कुएं में धक्का दे देता है। रघु रघु। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। मेरे रास्ते में अब कोई नहीं आ पाएगा। कुछ दिन पहले एक सुनसान से खाली खेत में एक बैल अपनी किस्मत के मारे रो रहा था। तभी वहां पर एक अघोरी आता है। क्या हुआ? अपनी जिंदगी से दिशा भटक गया है, पर अब वक्त आ गया है कि तू अपनी मुक्ति के मार्ग पर चले। अब तेरी परीक्षा शुरू होगी, जिसका परिणाम तेरे आगे की तकदीर बदलेगी। इतना कहकर अघोरी उस बैल के कान में कुछ फुसफुसाता है और उसे आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो बैल वहां से चलने लगता है, जहां एक किसान और उसकी पत्नी बड़ी ही दीन अवस्था में दिन बिता रहे थे। अरे ओ प्रीति, प्रीति, खेत में जाने का वक्त हो गया है। आज नसीब में कुछ निवाला लिखा है या यूं ही भूखे पेट निकलना पड़ेगा? हमसे क्या कह रहे हैं? जितनी कमाई आप लेकर आते हैं ना, उतने में तो जली रोटी तक भी नसीब ना हो। अरे तो अब क्या खेत में सोने की खेती करूंगा तुम्हारा पेट भरने के लिए? उस बंजर खेत में तो बस धान की खेत भी अच्छे से हो जाए ना, तो भी वो मेरे लिए किसी के चमत्कार से कम नहीं होगा। कितनी बार कहा है आपसे, उस बंजर खेत को बेचकर कहीं और चलते हैं। वैसे भी जब से उस महल से आप निकाले गए हैं, यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई है। अरे ऐसे कैसे जमीन बेच दूं? वो मेरे बाप दादा की अमानत है। मैं मर भी जाऊं तो वो जमीन कभी बेचने का नहीं सोचूंगा। हाँ तो जाइए, ऐसे ही भूखे पेट जाइए। वैसे भी इस तरह भूखे रहते रहते एक दिन हम मर ही जाएंगे। आज तो खेत की जुताई करनी है, बड़ी ही मेहनत का काम है। एक तो मैं ठहरा अकेला, ऊपर से आज पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं गया है। भगवान जाने आज काम कैसे होगा। किशन मन ही मन ये सब कुछ सोचता हुआ अपने खेत पर पहुंचा, तो वहां पर खेत के बीचों बीच एक बैल को खड़ा देखकर उसकी बोहें कुछ सिकुड़ सी गईं। अरे ये बैल यहाँ मेरे खेत के बीचों बीच क्या कर रहा है? देख क्या रहे हो किशन? मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम्हारी मदद करने। अरे ये आवाज कहाँ से आई? कौन है? कौन है यहाँ? मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। अरे ये क्या? ये आवाज तो इस बैल से आ रही है। तो क्या मतलब ये बैल ही बोल रहा है? हाँ किशन, ये मैं ही हूँ। मैं ही तुमसे बातें कर रहा हूँ। अरे अरे, ये तो चमत्कार हो गया। ये बैल तो बोल सकता है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं किशन, तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मैं सच में बोल सकता हूँ, और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो? लेकिन क्यों? कहाँ से आए हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? इतने सवाल मत करो मित्र। मुझे यहाँ मेरी तकदीर ने भेजा है। मुझे अपना मित्र समझो और अपनी मदद करने दो। पर तुम किस तरह मेरी मदद करोगे? एक बैल भला मेरे किस काम आ सकता है? मैं इस खेत को जोतने में तुम्हारी मदद करूंगा।
इस बंजर खेत को फसल देने के काबिल बनाऊंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो चलो फिर, तुम शुरू हो जाओ। तुम चमत्कारी बैल लगते हो। काम करो, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मैं जंगल जाकर अपने लिए कुछ फल वगैरह का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर किशन बैल के कंधे पर एक हल को बांधकर वहां से चला जाता है और वो बैल किशन के खेत को अच्छे से जोतने लगता है। और कुछ देर के बाद, अरे, तुमने तो सारा खेत इतने कम वक्त में ही इतने अच्छे से जोत दिया मित्र। तुम तो सच में चमत्कारी निकले। चलो मित्र, अब घर चलते हैं। कल तुम यहाँ आकर धान बो देना। देखना, इस बार तुम्हारे खेत में ऐसी फसल लगेगी जो लोग देखते रह जाएंगे। वो तो ठीक है मित्र, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जा सकता। क्यों? हमारे घर में बड़ी ही दरिद्रता है। हमें खुद 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। हम तुम्हें क्या खिलाएंगे? तो आज से मैं भी तुम्हारी दरिद्रता का भागीदार बनकर रहूंगा। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, पर हाँ, मेरी चमत्कारी शक्तियों के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे, अपनी पत्नी को भी नहीं। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। चलो। इसके बाद किशन उस बैल को लेकर अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन वो कुछ धान के दाने लेकर बैल के साथ खेत पर पहुंचा और उन दोनों को खेत पर बोने लगा। क्या लगता है मित्र, क्या इस बार इस बंजर जमीन पर फसल लहराएगी? हाँ मित्र, जरूर लहराएगी। और ऐसी वैसी फसल नहीं, सोने की फसल लहराएगी, सोने की। क्या? सोने की फसल? ओ हाँ हाँ, सही कहा। हम किसानों के लिए अच्छी फलदार फसल सोने की फसल ही तो होती है। कुछ महीने बाद एक सुबह किशन चैन की नींद सो रहा था। तभी उसकी पत्नी दौड़ती दौड़ती किशन के पास पहुंची। अजी सुनते हैं, जी सुनते हैं, इस बार आपने खेत में क्या जादूगरी की है? क्या क्या कह रही हो? मैं भला कोई जादूगरी क्यों करने लगा? तुम्हें क्या मैं कोई जादूगर नजर आता हूँ? सुबह सुबह फालतू की बातें करके मेरी नींद उड़ा दी तुमने। अरे नींद क्या, यहाँ तो मेरे होश ही उड़ गए हैं और आपको नींद की बड़ी है। चलिए ना, चलकर देखिए अपने खेत में सोने की फसल उगी है इस बार हमारे खेत में। चलिए चलिए, जल्दी से चलिए ना। क्या क्या वाकई इस बार इतनी अच्छी फसल उगी है खेत में? सिर्फ फसल नहीं, सोने की फसल उगी है। क्या क्या बकवास कर रही हो? सोने की भी फसल होती है क्या? वो तो आप चलकर खुद ही देख लीजिए, सोने की फसल है या किसी और चीज की। प्रीत की बात सुनकर किशन जल्दी ही प्रीत के साथ अपने खेत की ओर निकल पड़ता है और खेत पर पहुंचते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। पूरी की पूरी खेत पर सच में सोने की फसलें लहरा रही थी। ये तो गजब हो गया। मैंने तो धान के दाने बोए थे, ये सोने की फसल कैसे? आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली जी। अब हमारी जिंदगी में कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई गरीबी नहीं रहेगी। अब हम भी बाकियों की तरह खुशहाल जिंदगी जिएंगे जी। हे भगवान, हे प्रभु, ये तो चमत्कार हो गया। प्रीति देख, अब हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं। हाँ जी, आपने सही कहा। मैंने तो कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा। ये सब उस बैल का कमाल है। उसने कहा था कि इस बार सोने की फसल उगेगी हमारे खेत में। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ? कुछ नहीं। सुनो, इतना सारा सोना यहाँ छोड़कर जाना सही नहीं होगा। तुम एक काम करो, मेरे साथ फसल काटने में मेरी मदद करो। कुछ ही देर में किशन और प्रीत खेत की सारी फसल काट लेते हैं और उन्हें बोरे में भरकर अपने घर पर ले आते हैं। घर आते ही किशन उस बैल के पास जाता है, लेकिन वहां पर बैल नहीं होता। अरे, ये बैल कहाँ गया? अजीब है, इतने दिनों से तो मेरे बिना कहीं हिला भी नहीं और आज ऐसे गायब हो गया। किशन पूरे दिन उसके इंतजार में घर के दरवाजे पर बैठा रहता है,
लेकिन बैल वापस नहीं आया। रात को थकान की वजह से किशन की आंख लग गई। तभी किशन, किशन उठ। मित्र, तुम आ गए। कहाँ थे तुम? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम धन्य हो मित्र। क्या चमत्कार किया है तुमने। चमत्कार? कैसा चमत्कार मित्र? वाह, हमारे भाग्य पलट गए। अब अनजान बनने का ढोंग कर रहे हो। सही है। और तुम सुबह से क्यों गायब थे? क्या करता, बात ही कुछ ऐसी थी। मुझे अभी ही आना था और जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ मेरी तरफ से मेरे ही कर्मों की भरपाई थी। अब हमारे साथ के दिन खत्म हुए। अब मुझे मेरे बोझ से मुक्त करो मित्र। भरपाई? कैसी भरपाई की बात कर रहे हो तुम? कैसा बोझ, कैसी मुक्ति? याद करो किशन, कुछ साल पहले जब तुम महल में काम करते थे तो तुम पर यह इल्जाम लगाया गया था कि तुम राजकुमारी माया के लिए हीन भावना रखते हो। याद क्या करना है इसमें? ये किस्सा तो मेरी जिंदगी में लगे उस काले धब्बे की तरह है जिसे मैं चाहकर भी अपनी जिंदगी से हटा नहीं सकता। मैं महाराज विक्रम का ईमानदार नौकर था, लेकिन उस दिन मुझे कुछ ऐसा पता चल गया था जिसकी वजह से मुझ पर यह झूठा इल्जाम लगा दिया गया। इतना कहकर किशन पुरानी यादों में खो गया। कुछ साल पहले। रघु, ये जो तुम इस तरह कभी भी मुझे बगीचे में बुला लेते हो, किसी दिन अगर पिताजी को पता चल गया ना तो वो बहुत बुरी कड़ी सजा सुनाएंगे हमें और हमें हमेशा के लिए अलग कर देंगे। प्यार में थोड़ा जोखिम नहीं उठाया तो क्या किया कुमारी। और आपके साथ इस बगीचे में वक्त बिताने के लिए मैं हर तरह की सजा से होकर गुजरने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इतना प्रेम करते हो मुझसे? हाँ, मैं माली हूँ कुमारी। मालियों का तो धर्म और कर्म दोनों ही सुंदर पुष्पों से प्रेम करना है, और आप इस महल की सबसे सुंदर और प्रमुख पुष्प हैं। आपसे प्रेम नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? रघु और माया एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी दूर से महल में काम कर रहे किशन उन्हें देख लेता है। रघु, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम राजकुमारी माया को अपने मोह में फंसा रहे हो। किशन, तुम यहाँ? हाँ, मैं। तुम्हारा न्याय तो अब महाराज विक्रम करेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह राजकुमारी को अपनी बातों में फंसाकर राजगद्दी हासिल कर लोगे? मैं तुम्हारे लोभी और गलत इरादों से वाकिफ हूँ। मैं अभी जाकर महाराज को सब सच बताता हूँ। रुक जाओ, अगर तुमने महाराज को रघु के खिलाफ जरा सी भी भड़काने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। माफ कीजिए राजकुमारी, लेकिन मैं अपने महाराज के लिए वफादार हूँ। अपने सामने उनका इतना बड़ा खतरा देखकर भी मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? इतना कहकर किशन महाराज के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो महाराज के कमरे के पास पहुंच पाता इससे पहले ही राजकुमारी माया महाराज विक्रम के कमरे तक पहुंच जाती है और रोते हुए महाराज के कदमों में गिर पड़ती है। पुत्री, पुत्री, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रही हैं? पिताजी, पिताजी, अनर्थ हो गया मेरे साथ बहुत गलत हुआ है पिताजी। मेरा न्याय कीजिए पिताजी, मेरा न्याय कीजिए। किसका इतना दुस्साहस हुआ कि उसने आपके साथ गलत करने की कोशिश की? आपका नौकर किशन पिताजी। मैंने खुद पर उसकी कुदृष्टि महसूस की है। क्या? किशन की इतनी बड़ी हिम्मत? महाराज, क्षमा करें महाराज, लेकिन राजकुमारी झूठ बोल रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महाराज, कुछ नहीं किया। सिपाहियों, ले जाओ इस किशन को और इस पर इतने कोड़े बरसाओ कि दोबारा राजकुमारी पर तो क्या, इस महल पर भी दृष्टि ना पड़ सके इसकी। नहीं महाराज, आज आपने सच्चाई की परख किए बिना ही एक निर्दोष को सजा सुनाई है। इसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। महाराज के आदेश पर किशन को सिपाही पकड़कर ले जाते हैं और देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाई, सुना तूने?
अरे अपना किशन महल में काम करते करते राजा बनने का सपना देखने लगा था शायद। हाँ, बड़ा आया, एक मामूली सा नौकर होकर राजकुमारी पर दृष्टि डालते शर्म नहीं आई उसे? हाँ, अब जिसके मन में ही खोट हो उसे कैसी शर्म। हाँ, महल से मार कर निकाल दिया उसे। धरती पर रहकर चांद छूने का सपना देखेगा तो यही होगा ना मित्र। वर्तमान समय किशन अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपने आंसू पोंछता है। ये सब तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मैं ही वो अभागा हूँ जिसे तुमने आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश की थी। मैं ही राजा विक्रम हूँ। क्या? राजा विक्रम? और तुम? ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक बैल हो। हाँ किशन, मैं ही राजा विक्रम हूँ। तुम्हारे साथ छल करने के बाद मेरी पुत्री ने मुझे भी नहीं बख्शा। उसके कुछ महीने बाद ही उसने मेरे साथ भी छल किया और मेरी ये दशा हो गई। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पिताजी, काफी दिनों से हम कहीं भी भ्रमण के लिए नहीं गए हैं। चलिए ना, आज कहीं पर घूम कर आते हैं। वो तो ठीक है पुत्री, पर हम जाएंगे कहाँ? सुना है गांव से बाहर जो जंगल है वो बहुत ही सुंदर और घना है पिताजी। चलिए ना, वहां पर चलते हैं। ठीक है पुत्री, जैसी अपनी इच्छा। माया महाराज को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। माया, पुत्री, अब जंगल घना हो रहा है और शाम भी हो रही है। अब हमें वापस चलना चाहिए। नहीं पिताजी, रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है पिताजी। क्या कहना चाहती हो तुम पुत्री? पिताजी, मैं रघु से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ पिताजी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? रघु वो महल का मामूली माली है। असंभव, उसकी ये हिम्मत, वो तुम्हें अपने मोह में फंसाए। मैं आज ही उसे मृत्यु दंड दूंगा। महाराज गुस्से में ये सब कुछ बोल रहे थे कि तभी पीछे से रघु वहां पर एक तांत्रिक के साथ आता है और बोलता है, देखा कुमारी, मैंने कहा था आपसे कि आपके पिता हमारे रिश्ते को नहीं मानेंगे। हाँ रघु, तुम सही थे। माफ कीजिएगा पिताजी, अब ना चाहते हुए भी मुझे आपको यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं रघु के बिना नहीं रह सकती हूँ पिताजी। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? मैं तांत्रिक को साथ लेकर ही आया हूँ। वो अपनी जादुई शक्ति से आपको बैल में परिवर्तित कर देंगे और आप हमेशा के लिए इस जंगल में भटकते रहेंगे। नहीं पुत्री, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। और रघु मेरा प्रेम है पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर माया वहां से चली गई। रघु पाखंडी, तू ऐसा निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, धोखेबाज। बस करिए महाराज, अब आप बैल बनने वाले हैं। रन करके रानी की जगह आप मुझे ताना मार रहे हैं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, तुम्हें जितना धन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बैल मत बनाओ, समझो। आपके बैल बनने के बाद पूरा राज खजाना और राज्य ही मेरा होगा। मुझे पता है तू ये सब मेरी पुत्री के प्रेम में नहीं, धन के लोभ में कर रहा है। छोड़ दे मुझे छोड़ दे। राजा हाथ जोड़कर रघु के सामने गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उससे रघु को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने तांत्रिक को महाराज पर जादू करने का इशारा कर दिया, जिसके कुछ देर बाद महाराज एक बैल में परिवर्तित हो गए। वर्तमान समय। बहुत दिनों तक भटकने के बाद मुझे एक अघोरी मिले। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारे किए सारे अन्याय की भरपाई करूं और मुझे तुमसे माफी मिले तो मैं अपने पहले वाले रूप में वापस आ सकता हूं।
अच्छा, तो मेरे इस तरह मदद करने के पीछे भी तुम्हारा ही स्वार्थ छुपा हुआ था। नहीं किशन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती की तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। उस वक्त मैं अपनी पुत्री के प्रेम में इतना अंधा था कि मुझे सही गलत कुछ समझ ही नहीं आया और मैंने तुम्हें बिना गलती की सजा सुना दी। सच कहूं तो तुमने मेरे साथ जो किया वो घाव मेरे दिल से कभी नहीं जाएगा, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं झुठला सकता कि इन दिनों यहाँ आकर तुमने मेरी कम मदद नहीं की। इसीलिए जाओ, मैं तुम्हारे भार से तुम्हें मुक्त करता हूँ, तुम्हें क्षमा दान देता हूँ। किशन के इतना कहते ही वहां पर एक तेज रोशनी चमकी और वो बैल चमत्कारिक रूप से इंसान में परिवर्तित हो गया। धन्यवाद किशन, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने आज मुझ पर उपकार किया है। मुझे मेरी गलती के लिए माफ करना। मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया था, पर वक्त आ गया है कि मैं असली गुनहगार को सजा दूं। महाराज किशन से इतना कहकर अपने महल जाने के लिए निकल पड़े। महल पहुंचते ही वहां के द्वारपाल महाराज को पहचान गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप कहाँ चले गए थे महाराज? आपको तो पता भी नहीं है आपके पीठ पीछे यहाँ महल में क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब ऐसा क्या हुआ है महल में? जिस दिन आप गायब हुए उसके अगले दिन ही राजकुमारी माया ने महल के माली रघु को अगला महाराज घोषित कर दिया था। और बस उसके बाद से तो महाराज रघु ने इंसान को इंसान समझना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि जिस राजकुमारी माया ने उनको महाराज बनाया उसे ही महाराज रघु ने दासी की भांति रखना शुरू कर दिया है। आप बचाइए महाराज, हमें राजा रघु के अत्याचार से बचाइए। आप बचाइए महाराज। सही हुआ राजकुमारी माया के साथ। जैसी करनी वैसी भरनी। राजकुमारी माया ने उस रघु के पीछे हम सभी के साथ छल किया। अब उनको भी इसका प्रतिदान भुगतना ही था। इतना कहकर महाराज महल के अंदर चले गए और रघु और माया को ढूंढते ढूंढते महल के बगीचे में आ पहुंचे, जहां उन्होंने देखा माया रघु के सामने गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन रघु ने बहुत ही निर्दयता के साथ में माया को पीछे कुएं में धकेल दिया। रघु, तुम्हारी ये हिम्मत! सैनिकों, पकड़ लो इस माली को। महाराज, आप यहाँ? आप तो श्रापित बैल बन चुके थे ना, आप वापस कैसे आ गए? हाँ, तुम जैसे पापियों को सजा देने किसी को तो वापस आना ही था ना। बहुत शौक है ना तुम्हें राजा बनकर राजगद्दी संभालने की। अब काल कोठरी का दंड भुगतोगे तुम। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा राजा हूँ। सैनिकों, तुम मुझे बंदी नहीं बना सकते। राजा का पद छल से नहीं कमाया जाता रघु। राज सिर्फ राज्य पर नहीं, लोगों के दिल में भी करना होता है। तुमने छल से राजगद्दी तो पाली, लेकिन लोगों के दिल नहीं जीत सके। इसके बाद महाराज ने दौड़कर कुएं के पास जाकर राजकुमारी माया को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। पिताजी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप वापस आ गए। मैंने इस कपटी रघु के लिए आपके साथ धोखा किया, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है माया। तुमने सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि इस राज्य और किशन के साथ भी बहुत गलत किया। जाओ, चली जाओ यहाँ से। दोबारा कभी लौटकर इस महल में तो क्या, इस राज्य में भी मत आना। यही तुम्हारी सजा है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी पिताजी? कृपया करके मुझे ऐसी सजा मत दीजिए पिताजी। तुमने खुद अपने लिए ये तकदीर चुनी है माया। तुमने सभी के साथ छल किया और छल का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। महाराज अपना आदेश सुनाकर जा चुके। माया पीछे से गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी किसी ने एक ना सुनी।